हेलो एवरीवन। आज 22 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम द हिंदू, इंडियन नेक्स्ट प्लस, पीआईबी के अलावा एयर इंडिया हो, चाहे एनडीटीवी हो, है ना, सीएनबीसी हो, कहीं भी ऐसे आर्टिकल जो आते हैं यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक लिंकेज है, जीएस पेपर से कहीं ना कहीं लिंक है और यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, उनको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, एक एक वर्ड का कुछ भी नहीं छूटेगा और स्टैटिक लिंकेज भी आपको दूंगा। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कशन रहेगा, आपको आसान भाषा में समझ में आएगा और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट देता हूँ, तो आप उस पर भरोसा रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर, जो मैं दिखा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं जो पहली न्यूज़ की। मैं 2-3 हाइलाइटर यहाँ पे ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कलरफुल लगेगा, है ना, और ये मैं 1-2 पेन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए न्यूज़ क्या है यहाँ पर, विद द रेफरेंस ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप पूछोगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में है सर, ये करंट अफेयर थोड़ी है तो स्टैटिक हो जाएगा। तो करंट अफेयर क्यों है ये मैं आपको बताऊं। अभी क्या हुआ, आपको पता है कि मैन जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आदमियों का, इंसानों का और जीव जंतुओं का जो संघर्ष है। अभी एक एलिफेंट की मौत हो गई, कहाँ पे मौत हो गई, असम में मौत हो गई। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, एक तो एलिफेंट को लेके क्या क्या प्रोविज़न है, मतलब क्या 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 इंपॉर्टेंट आपके एलिफेंट कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असम के जो लोकेशन साइट्स हैं खासतौर पे जो एलिफेंट कंजर्वेशन को बिलोंग करती हैं वो इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन का जो स्टेटस है 1972 एक्ट में वो इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसके स्टैटिक में कहानियाँ जुड़ी हुई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट के माध्यम से या मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको कवर होगी। अब ये घटना कहाँ देखी गई आपको, ये घटना देखी जा रही है कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे, काजीरंगा, काजीरंगा में। अब ये काजीरंगा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काजीरंगा के आसपास बहुत सारा रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दुर्घटना देखी गई। अब ये दुर्घटना कब रिकॉर्ड हुई, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, और इसको रेस्क्यू किया गया CWRC द्वारा, मतलब सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन द्वारा। लेकिन ये घटना हुई, इसके पीछे मेंस के बहुत सारे एंगल बनते हैं, प्रीलिम्स के क्या एंगल बनते हैं। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो एलिफेंट कौन सा है, एशियन एलिफेंट है। एशियन और अफ्रीकन दो एलिफेंट मेनली आपको देखने को मिलते हैं। जो एशियन एलिफेंट है उसका साइंटिफिक नेम है एलेफस मैक्सिमस। क्या, एलेफस मैक्सिमस इसका क्या साइंटिफिक नेम है। अब आप पूछोगे सर ठीक है साइंटिफिक नेम को तो कम चांस रहते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आईयूसीएन स्टेटस। आईयूसीएन स्टेटस क्या है इसका, आईयूसीएन इसकी स्टेटस है इंडेंजर्ड। क्या है, इंडेंजर्ड, ठीक। तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। फिर दूसरा अगर हम बात करें कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक इंपॉर्टेंट है, तो काजीरंगा कहाँ पे है, काजीरंगा है असम में। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, लेकिन और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लेसेस हैं। तो अगर मैं असम का एक ऐसा मैप ड्रॉ करूं, तो असम का मैप एक्चुअली कैसे दिखता है पता है, नॉर्थ ईस्ट मैप, नॉर्थ ईस्ट का जो मैप होता है ना उस तरह से दिखता है यहाँ पे। अब इसमें अगर आप देखो वेस्ट टू ईस्ट चलो, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेशन प्लेस रायमोना। रायमोना आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, है ना। 6 नेशनल पार्क है यहाँ पे, कौन सा नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, 6 नेशनल पार्क है आपको कहाँ पे, असम में। फिर उसके ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मानस। कौन सा, मानस। तो आप ये क्रोनोलॉजी एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और ईस्ट में आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ओरांग। ओरांग भी असम में है। फिर चौथा आपको नामेरी, कौन सा, नामेरी, नामेरी। फिर पांचवा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नामेरी के पास काजीरंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए नियरेस्ट कौन सा है तो ये आपको पता होना चाहिए, जेड ही आएगा, काजीरंगा। तो नियरेस्ट काजीरंगा के पास नामेरी है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिहांग पटकई। कौन सा, दिहांग पटकई, पटकई। फिर लास्ट में डिब्रू शिखोवा, डिब्रू शिखोवा, शिखोवा, ठीक है ना। तो ये मेनली अगर आप देखोगे ना तो ये 7 जो इंपॉर्टेंट साइट हैं ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, असम में। कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, असम में लोकेटेड है। ये सातों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान रखिएगा। जिसमें 6 कौन सा है, रायमोना है, मैंने आपको बताया 6 नेशनल पार्क है रायमोना। और जो 7th है वो कौन सा है, तो 7th दिहांग पटकई। 7th है कौन सा, दिहांग पटकई, ये 7th है, ठीक। तो लेटेस्ट आपको ये पता चल गया। अब अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक, जैसे काजीरंगा जो है, तो काजीरंगा एक तरह का एक और इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब क्या, ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। चलिए अब हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एशियन एलिफेंट आर लिस्टेड इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। मैंने आपको बताया कि IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, ये बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाती है, विलुप्त प्राय है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एलिफेंट कॉरिडोर लीगली रिकॉग्नाइज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत में एक एक्ट आया जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया 1972। उस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे शेड्यूल डिसाइड किए गए, 1 2 3 4 5 6। उसमें क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात हुई, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको डाउट थोड़ा सा हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे। तीसरा, ट्रेन वाइल्ड लाइफ कोलिशन अ सिग्निफिकेंस कॉज ऑफ एलिफेंट मोर्टेलिटी पार्ट ऑफ इंडिया। रेल और वन्य जीव का टक्कर बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो ये जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, ये आप सही कर सकते हैं, ये भी आप सही कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक लाइन मैंने आपको नहीं बताई, कौन सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में क्या जो एक्ट आया था 1972 उसमें क्या स्टेटस है इसका, हाथी रिजर्व है कि नहीं। अब आप ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया, ठीक है ना, 72 आया, उसमें अगर आप देखोगे उसने बात की गई नेशनल पार्क की बात की गई, उसमें बात की गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की गई, इसके अलावा उसमें कम्युनिटी रिजर्व की भी बात हुई। कम्युनिटी रिजर्व आपको पता ही होगा, UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, कम्युनिटी रिजर्व की बात हुई, और उसमें कंजर्वेशन रिजर्व की भी बात हुई, कंजर्वेशन रिजर्व की भी बात हुई। लेकिन अगर आप देखें ना, तो एलिफेंट रिजर्व के बारे में कोई बात नहीं हुई, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न किसके बारे में है, अगर यहाँ पे देखें तो, विद द रेफरेंस ऑफ ब्लू वर्ड 2 सैटेलाइट मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया। अब ये जो सैटेलाइट है ब्लू वर्ड है ना, ये किसका है, पहले तो ये आप जान लो, किससे संबंधित है ये भी जान लो। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है, संचार उपग्रह है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब ये किस रॉकेट के द्वारा जाया था, रॉकेट आप जान लो LVM-3 है ना, M6 से जाएगा। कब जाएगा, तो 24 दिसंबर को जाएगा। कहाँ से जाएगा, तो श्रीहरिकोटा से जाएगा। ये सारे मामले फैक्ट हो गए, ये फैक्ट में भी UPSC पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है फैक्ट अगर दे आपसे, ठीक। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, इस सैटेलाइट काम के स्मार्टफोन की जो कनेक्टिविटी है सैटेलाइट से करवाना। मतलब अभी आप देखोगे तो अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होता है किससे, टावर से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, ये टावर से लेट सपोज कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और टावर किससे कनेक्ट है, मान लो लेट सपोज कि सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो अभी बीच में मीडिएटर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस सैटेलाइट में कहा जा रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा मोबाइल्स को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो दूर दराज रीजन है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेगा ये सैटेलाइट, ठीक है। ये बात हो रही है इस सैटेलाइट के माध्यम से। अब ये जो LVM सैटेलाइट है वो कौन लॉन्च कर रहा है, तो इसरो लॉन्च कर रहा है। कौन कर रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है। और इसका वेट 8000 किलोग्राम जितना हो सकता है, ठीक, 8000 किलोग्राम। और किस ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। अब आप पूछोगे लो अर्थ ऑर्बिट है ना क्या है, सन सिंक्रोनस का है। तो कल के वीडियो में हमने, और परसों, आई थिंक परसों के वीडियो हमने बहुत डिटेल से किया है, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। तो मतलब आप ये याद रखिएगा, अर्थ के करीब सैटेलाइट एक भेज रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पे करीब है। तो जो LVM है जिसकी क्षमता 8000 से 9000 किलोग्राम की सैटेलाइट को ले जाने की है, वो लो अर्थ ऑर्बिट तक ही इतनी बड़ी क्षमता उसकी है, तो वहाँ पे ले जाके इसे लॉन्च करेगा। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट बन रहे हैं कि इट विल लॉन्च बाय द इसरो यूजिंग LVM रॉकेट। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, LVM रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह स्थलीय टावरों के बिना सीधे स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। इट इनेबल डायरेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू द स्मार्टफोन। यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजेगा, मतलब ऐसी ऑर्बिट में जो पृथ्वी के साथ साथ एक पार्टिकुलर जगह पे स्थिर रहती है, घूमती रहती है इससे, है ना, वहाँ पे, ठीक। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होगा। तीसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही जा रहा है। आगे बढ़ें। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे किसके बारे में है, विद द रेफरेंस ऑफ सदर्न ओशियन कार्बन साइक्लिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन चक्रण क्या होता है, कार्बन चक्रण, कार्बन साइक्लिंग क्या होती है, कार्बन निकला, इमिट हुआ, वायुमंडल निकला, पुनः धरती में आके जम गया। मतलब क्या, कार्बन एक जगह से शुरू होकर, स्रोत से शुरू होकर पुनः जब स्रोत में आ जाता है, ये पूरा चक्र कहलाता है। जैसे न्यूट्रिशन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है ना, मिट्टी में आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा। वाटर साइकिल से आप समझो कि ये लैंड है ना, ये ओशियन है,
तो ओशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ से इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, फिर यहाँ पे जाकर बारिश करवाते हैं, बारिश करके जो पानी बहता है फिर समुद्र में आता है, तो ये पूरा एक साइकिल बनता है। उसी तरह से कार्बन साइकिल भी होता है। अब यहाँ पर एक न्यूज ये आ रही है कि दक्षिण महासागर, ये अगर दक्षिण महासागर क्या है, ये अर्थ है ना, अर्थ में अगर हम बात करें तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको अंटार्कटिका देखने को मिलेगा, उसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, साउथ सदर्न ओशियन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सदर्न ओशियन। इस सदर्न ओशियन में CO2 जितना हम सोच रहे थे ना उससे कम ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या कि जो CO2 का इमिशन है या CO2 की जो प्रेजेंस है हमारे पूरे इकोसिस्टम में या पृथ्वी में, वो ज़्यादा दिनों तक रहने वाली है, ज़्यादा समय तक रहने वाली है। इससे क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और यही न्यूज यहाँ पे थी। अब ये न्यूज आ गई है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो क्लाइमेट चेंज तो आपको पता ही होगा, पढ़ते ही होंगे, थोड़ी बहुत जानकारी आप सबको होगी। दुनिया भर प्रोटोकॉल हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, और दुनिया भर कॉप की बैठकें होती हैं, ग्लासगो समिट, पंचामृत, सब पता है आपको। नहीं पता होगा तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप पुराने टाइम से वीडियो पूरी देखते चले आ रहे हैं तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि UPSC कोई टॉपिक रह गया हो करंट अफेयर में डिस्कशन करना, ठीक है। यहाँ पे बात होती है सदर्न ओशियन की। तो सदर्न ओशियन ये आपका किस डिग्री में आता है, 60 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। ये आर्कटिक सरकम पोलर करंट का भी पार्ट माना जाता है। अब जलवायु और ये तापमान को या क्लाइमेट या टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करता है, ये ग्लोबल ओशियन जो टेम्परेचर होता है ना, ग्लोबल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, उसको कंट्रोल करता है। मतलब क्या, पानी में आपको पता है पानी के नीचे, पानी की जो धाराएं नीचे भी जाती हैं, है ना, अप वेलिंग डाउन वेलिंग होती है, इसके माध्यम से भी टेम्परेचर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। और जो ओशियंस होते हैं लगभग 30 से 40% क्या करते हैं, कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, CO2 को सोख लेते हैं, और वो क्या करते हैं, अब वो ज़रूरत भी है, ओशन की ज़रूरत भी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। अब ये चीज़ थे, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा माना जा रहा है कि ये रीजन कम सोख रहा है। अब यहाँ पे हम साउथ इसके बारे में तो देख रहे, लेकिन आर्कटिक ओशियन के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है ना। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट होती है, जिसे कहते हैं कि बर्फ़ वो बहुत ज़्यादा पिघल रही है, CH4 या मीथेन का CO2 का एमिशन बढ़ रहा है, ये सारी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे ये सारे थीम थे। क्वेश्चन क्या बने कि द सदर्न ओशन प्ले अ डिस्पोर्शनली लार्ज रोल ऑफ ऑब्जर्विंग ग्लोबल टेम्परेचर CO2, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ग्लोबल टेम्परेचर का बहुत बड़ा भाग ये सोखता है। दूसरा, स्ट्रॉन्गर वेस्टर्ली विंड नेसेसरी इनहेंस द ओशियन कार्बन सिंक कैपेसिटी, अधिक मजबूत पश्चिमी हवाएं अनिवार्य रूप से महासागर की कार्बन सिंक की क्षमता को बढ़ाती हैं। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो अगर हम बात करें पश्चिमी जलवायु मॉडल, पश्चिमी जो हवाएं होती हैं वो कार्बन युक्त पानी की सतह पर लाएंगी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन सिंक की क्षमता को बढ़ा रही है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है, क्लाइमेट मॉडल में मिस प्रेजेंट रीजनल ओशियन प्रोसेसिंग इफेक्टिंग कार्बन एक्सचेंज, जलवायु मॉडल कार्बन विनिमय को प्रभावित करके क्षेत्रीय महासागरीय प्रक्रियाओं का गलत प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे बात हो रही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। जो यहाँ पे कह रहा है कि अधिक मजबूत हवाएं होती हैं ना, वो कार्बन सिंक या कार्बन सोखने की क्षमता बढ़ाती हैं, वो बात यहाँ पे गलत है। वो कार्बन युक्त जो वाटर होता है ना उसको ऊपर ले आती हैं, है ना। तो वेस्टर्न जो हवाएं होती हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में है। सेबी को लेके एक बिल लाया जा रहा है। सेबी को लेके आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे कानून हैं। सेबी 92 एक्ट है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए। जैसे सेबी एक्ट कौन सा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1992 में आया था, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और एक्ट हैं, जैसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझौता अधिनियम है, ये कब आया था, ये 1956 में आया था, ठीक। ये एक एक्ट हो गया। इसके अलावा एक और एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट है ना, डिपॉजिटरी एक्ट है, ये कब आया था, ये 1996 में आया था। मतलब क्या, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो क्या करते हैं ना कि ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे सभी को कंपाइल करते हुए एक सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाने की बात हो रही है, सिक्योरिटीज मार्केट कोड, जिससे सेबी भी सशक्त हो जाएगा, उसको पावर ज़्यादा आ जाएंगी, ये सब यहाँ पे बात हो रही है। अब सब कहानी आपको तो पता हो गई। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि सेबी के बारे में सर कुछ पूछा तो क्या बताएंगे। 1988 में सेबी को बनाया गया और 1992 में इसको लीगल स्टेटस दिया गया, एक्ट दिया गया, लीगल एक्ट के माध्यम से इसको शामिल किया गया। पर्पज़ क्या था, आप उस टाइम पे अपने हर्षद मेहता का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या, मेन वही रीज़न माना जाता है क्योंकि बैंक के पैसे के माध्यम से उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाने लगे, बैंक से पैसा लिया, शेयर मार्केट लगाया। तो इस तरह से बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ चल रही थी। तो यहाँ पे ज़रूरत थी एक मजबूत कानून की,
उस मजबूत कानून को यहाँ पे सेबी ने उस कमी को पूरा किया, ठीक है। तो ये एक्ट बना था 1992 में। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि इट सीक्स द मर्ज मल्टीपल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी रिलेटेड लॉज। इसका उद्देश्य कई मौजूदा जो कानून हैं उनको एकल कोड में विलय करना है। दूसरा स्टेटमेंट है इट स्ट्रेंथन सेबीज इन्फोर्समेंट पावर वाइल रिड्यूसिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर माइनर वायलेशन। यह सेबी की जो इन्फोर्समेंट पावर है ना उसको मजबूत करता है, छोटे मोटे अपराधों को कम करता है, ठीक है। चलिए इट इनहेंस रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर स्टॉक एक्सचेंज अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। या स्टॉक एक्सचेंज अन्य मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सशक्त बनाता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी 1 2 3 एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक किस चीज़ को लेके है? अगला टॉपिक यहाँ पे जीडीपी में प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के बारे में है। अब आप पूछोगे कैपेक्स क्या होता है, कैपेक्स वर्ड क्या होता है? कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? खर्चा जो हो वो किसी पूंजी के निर्माण में हो, ठीक है। या कोई जैसे आपने कोई पैसा लिया, उस पैसे से आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, कोई ऐसी चीज़ लगाई जिससे आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। आपने कपड़े खरीद लिए है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, ठीक है। तो बस आप ये डिफरेंस रखिएगा, जिससे आप कोई और भी एसेट्स क्रिएट कर सकें जिस पैसे से जो आप खरीद रहे हैं उसके माध्यम से। न्यूज़ यहाँ पे थी कि भारत में जीडीपी जो मजबूत बनी रहने के बावजूद जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना वो स्टेबल बना हुआ, वो बढ़ नहीं रहा है ना। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यहाँ पे है कि प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाए, गवर्नमेंट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें जो आई थिंक फिक्की या कोई जो बिजनेस को लेकर एक संस्था है उसने सरकार को प्रपोज किया था कि अगला बिल जब आप बनाइए या अगला बजट बनाइए तो उसमें बात करिए किसकी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। तो यहाँ पे इसका मतलब यही न्यूज़ यही थी कि प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है ना वो बहुत कम है, खासतौर पे कैपिटल को लेके, ये यहाँ पे न्यूज़ थी, ठीक। इससे क्या हो रहा है? तो जो ग्रॉस कैपिटल जो फॉर्मेशन है, मतलब क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में पब्लिक प्लस प्राइवेट की, मतलब आप और सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वो बहुत कम हो रही है। और अगर हम लोग निवेश नहीं करें, कंपनियां निवेश नहीं करें, फिर जॉब क्रिएशन कैसे होगा, फिर ग्रोथ कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है, रोड बना रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। तो की टर्म्स कुछ पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जनरली इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्टिव असेट्स, ठीक है। उच्च जो क्षमता उपयोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है सामान्यतः नए उत्पादक परिसंपत्तियों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया जाए तो और भी उसमें से इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ विदाउट प्राइवेट कैपेक्स कैन अफेक्ट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लंबे समय तक अगर निजी क्षेत्र पूंजी नहीं लगाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इम्पैक्ट कर सकता है। ये भी बात जनरल स्टेटमेंट है, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अंडर सुटेबल कंडीशन। अच्छी परिस्थितियों में जो सार्वजनिक क्षेत्र है, गवर्नमेंट क्षेत्र है, उसका पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर निजी क्षेत्र को क्राउड इन कर सकता है, निजी क्षेत्र को आकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो सरकार जब अच्छा पैसा लगा रही है ना तो फिर प्राइवेट सेक्टर सोचें भाई चलो हम भी लगा देते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ किसके बारे में है? ग्रेट निकोबार अंडमान प्रोजेक्ट के बारे में। इस परियोजना में क्या हो रहा है आपको पता है कि 60-70 हज़ार या 81,000 की करोड़, कितना 81,000 करोड़ रुपए की सरकार यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ठीक है ना। और इसका पर्पज़ क्या है कि पूरा ट्रांसशिपमेंट हो, टाउनशिप हो या मिलिट्री बेसिस पर बहुत सारा काम यहाँ पे करना, लेकिन उससे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी जनरेट हो रहे हैं। क्यों इन्वायरमेंटल कंसर्न? क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे ट्राइबल राइट्स इम्पैक्ट होंगे, वहाँ की जो शोम्पेन ट्राइब है अगर आपने सुना होगा उनके राइट्स इम्पैक्ट होंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना हुआ, इससे उनको बहुत सारे राइट मिले, वो भी इम्पैक्ट होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम बात कर लें इसकी लोकेशन के बारे में, थोड़ा सा लोकेशन अगर आप यहाँ पे देखिए तो अगर आपने भारत का मैप देख रखा है, ये यहाँ पे भारत का मैप है, चलिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये भारत का मैप है, ठीक है ना। भारत के मैप में अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको लोकेशन देखने को मिलेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। तो अंडमान वाले आइलैंड इधर है, निकोबार वाले आइलैंड इधर हैं। इनके बीच में कितने डिग्री लाइन है ये आपको बताना है। तो ये इनके बीच में 10 डिग्री है, 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच में है। अब निकोबार में जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह आते हैं, है ना। तो यहाँ पे सरकार, जैसे कैंपेबल नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा आपने,
इसके अलावा गलाथिया करके नेशनल पार्क आपने सुना होगा, वो सब निकोबार में आपको देखने को मिलेंगे। यही चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही है, सरकार यहाँ पे ही कहना चाह रही है। चलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं कि द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर द आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक। दूसरा, क्यों यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा रहा है, उन्होंने ये कंसर्न क्या हो रहा है, अगर आप देखिए कंसर्न क्या है, कंसर्न अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है ना, इसके समक्ष फिर से मुद्दे उठाए गए हैं जनजातीय अधिकारों को लेके। तो यहाँ पे उसके पावर के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, डिनोटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल डीएनटी जो ट्राइब्स हैं, लैंड रिक्वायर्स कंसल्टेशन विथ अफेक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। जनजातीय आरक्षित भूमि को अधिसूचना के लिए प्रभावित जनजातीय समुदाय से परामर्श आवश्यक है। तीसरा, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मैंडेट्स ग्राम सभा कंसेंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। वन अधिकार 2006 के अनुसार वन भूमि के डाइवर्जन है तो ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं तीसरा स्टेटमेंट गुड साउंड कर रहा है, हाँ भाई, क्योंकि बाद जो वन अधिकार अधिनियम 2006 दिए गए उनमें ग्राम सभा के राइट्स को इंश्योर किया गया, ये भी बात करेक्ट है। पहला आर्टिकल भी करेक्ट है, आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत पावर है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके पास, जनजातीय आयोग के पास, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शंस पर डिस्कशन ऑलरेडी किया है। शेड्यूल ट्राइब को कल ही हमने देखा था ना कि लगभग 8.6% के आसपास शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को मिले। तो हमने बहुत सारे कल देखा था शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के बारे में, ढेबर कमीशन समझा था। कल वाला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, मैं नहीं चाहता बहुत बड़ा वीडियो हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में आपको देखने को मिल रहा है, तो अगला टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर सीरिया के बारे में। तो हाल में यूएस की जो सेना है उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह के खिलाफ एक हमला किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, ठीक। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सीरिया की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। तो अगर हम बात करें सीरिया की, तो सीरिया की थोड़ा सा लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे मैप यहाँ पे मैंने इसलिए लगा सकता कि कॉपीराइट वगैरह का इशू आ जाता है, ऑलरेडी एक बार आ गया था, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा। तो यहाँ पे मैप मैं आपके लिए बना देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा ये कौन सा ओशियन है, अगर आपने देखो मेडिटेरियन सी है, ठीक। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा देश, यहाँ पे देश आपको मिले लेबनान मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा, इजराइल, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीरिया, ठीक। सीरिया के पीछे आपको देखने को मिलेगा इराक, और नॉर्थ में आपको मिलेगा तुर्की, ठीक। यही सब पूछा जा सकता है आपसे, इनकी लोकेशन है। सीरिया इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी, ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड है। दूसरा, सीरिया दक्षिण सीमा जॉर्डन से लगती है, यहाँ पे लेबनान है और यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, जॉर्डन भी है ना, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। मतलब क्या, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इजराइल इज लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ सीरिया, इजराइल नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया का। देखिए इजराइल के पीछे है ना, साउथ वेस्ट में है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दमस्कस इज लोकेटेड इन ईस्टर्न डेजर्ट रीजन ऑफ सीरिया, दमिश्क सीरिया के पूर्वी मरुस्थल में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे मुझे लगता है करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ चिलाई कलान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चिलाई कलान के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। न्यूज़ क्या थी आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़ ये थी कि जो हाल में कश्मीर में बारिश और हिमपात की संभावना देखने को मिल रही है और ये क्षेत्र चिलाई कलान में प्रवेश कर रहा है, ठीक। चिलाई कलान सबसे कठोर मतलब कि ठंडी वाला एरिया होता है, इसको फारसी लैंग्वेज में मेन सर्दी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ पे स्टेटमेंट बन रहे हैं। इट इज़ द 40-day पीरियड ऑफ एक्सट्रीम विंटर कोल्ड, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, 40 दिनों का कोल्ड होता है। अरबी भाषा में नहीं बल्कि अगर हम देखें फारसी भाषा में इसको बोला जाता है। दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। यह सामान्यतः 21 दिसंबर के आसपास होता है, यह भी बात यहाँ पे मुझे करेक्ट लग रही है, ठीक है ना। तो 1 और 3 यहाँ पे तो करेक्ट हो गए। इसके बाद चिलाई बचा आता है, ठीक है ना। तो चिलाई बचा आता है जो फरवरी में आता है, इसका मतलब क्या होता है, कम सर्दी। तो चिलाई बचा, चिलाई कलान सर्दी संबंधित है, फारसी भाषा शब्द जम्मू कश्मीर का है। 1 3 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। रैंकून राउंड बॉर्म यहाँ पे न्यूज में था कि यूरोप में चेतावनी जारी की गई। एक अध्ययन में पाया गया कि जो रैंकून राउंड बॉर्म है ना, कीड़ा है, 9 देशों में अगर हम बात करें वाइल्ड रैकून में फैल चुका है। अब ये क्या है, रैकून ये छोटी आंत में है ना पाया जाने वाला सबसे बड़ा कीड़ा है, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, जापान में संक्रमित कर रहा है लोगों को, ठीक है। अब ये
इसके बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे इट इज़ अ साइंटिफिक नेम बैलेसियस प्रोकेसियस, इसका नाम ये है, साइंटिफिक नेम यहाँ पे एकदम बात करेक्ट है, बैलेसियस प्रोकोनेसिस इसका नाम है। रेकून्स आर इट्स प्राइमरी होस्ट, रेकून इसके प्रारंभिक होस्ट होते हैं, ये यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तीसरा, ह्यूमंस आर डिफिनेटिव होस्ट ऑफ द पैरासाइट, मनुष्य इस परजीवी के निश्चित होस्ट होते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कि इट कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन ह्यूमन, मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र संबंधी जो रोग होता है उसको यहाँ पे क्या कर सकता है, पहुँचा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर चौथा करेक्ट हो जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक भी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब रही बात यहाँ पे किसकी, 1 और 2 स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे या यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको कमेंट करना है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बारे में बात कर रहा है, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन थे यहाँ पे। कहिए तो इसका भी मैं सही आंसर बता देते, लेकिन नहीं बताऊंगा, आपको इसके यहाँ पे कमेंट करना है रैंकून राउंड बॉम्ब के बारे में। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ABCD। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने मई से करंट अफेयर सॉरी UPSC के लिए आप यहाँ पे अगर जून जुलाई से भी स्टार्ट करते हैं, 1 जुलाई से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, वो सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने MCQ फॉर्मेट करंट अफेयर देख लिया, आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा चांस है करंट अफेयर का। स्टैटिक के भी क्वेश्चन आपको पता है करंट से ही मिला के पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये वीडियो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।